नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये उक्ति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की मुलाकात पर बिल्कुल मुफीद बैठती, बिल्कुल फिट बैठती है। दोनों की इतवार को मुलाकात हुई लगभग 1.5 घंटे मुंबई में। केसीआर जो है वो उद्धव ठाकरे के बुलावे पर मुंबई आए थे। ये विपक्षी एकता की कोशिश में उद्धव ठाकरे से किसी दूसरे दल के नेता की पहली मुलाकात थी। इससे पहले ममता बनर्जी जरूर गई थी मुंबई, लेकिन वहाँ पर उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से नहीं हो पाई थी क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। तो उनके बेटे से उनकी मुलाकात हुई थी और शरद पवार से हुई थी। उनकी उस यात्रा की चर्चा बहुत हुई थी जब उन्होंने कांग्रेस पर तंज किया था, जब उन्होंने राहुल गांधी पर तंज किया था कि विदेश में ज़्यादा रहते हैं, देश में कम रहते हैं। लेकिन ये सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे के चंद्रशेखर राव मिल रहे हैं, ममता बनर्जी मिल रही हैं, MK स्टालिन जो है दिल्ली में कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स की। ये बातें हो क्यों रही हैं? इनका घोषित लक्ष्य जो है वो तो ये है कि विपक्षी एकता का एक जो है गठबंधन बनाना है, एक स्वरूप देना है उसको, ताकि 2024 में नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया जा सके, उनको चुनौती दी जा सके। लेकिन इनको भी मालूम है कि ये गठबंधन जिसकी वो बात कर रहे हैं वो बनना मुश्किल पहले, और बन गया तो चुनौती तो बहुत दूर की बात है। इनमें से सबको पता है कि वो नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, अपने अपने राज्यों में ज़रूर है। तो ये मुश्किल का जो है कारण ये है कि ये घोषित उद्देश्य कुछ है और करना कुछ चाहते हैं। इसमें अभी MK स्टालिन को थोड़ा अलग रख दें, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और केसीआर, इन तीनों के बयान, इनकी बातें सुनिए। अब ममता बनर्जी ने अभी इससे पिछले हफ्ते यानी 14 फरवरी को एक बांग्ला चैनल को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जो है जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, उनका कांग्रेस पार्टी से अच्छा संबंध नहीं है। एक दो पार्टियों को छोड़कर जो उनसे उपकृत हैं या उनसे मिलकर जो सरकार चला रही हैं। तो कांग्रेस से मिलकर सरकार कहाँ चल रही है? एक तो चल रही है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे जिसके मुख्यमंत्री हैं। दूसरी सरकार कहाँ चल रही है? झारखंड में, जहाँ हेमंत सोरेन है मुख्यमंत्री। अब इस विपक्षी एकता में इन दोनों मुख्यमंत्रियों की भूमिका की भी बात हो रही है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी इन पर तंज भी कस रही हैं कि ये लोग कांग्रेस से उपकृत हैं, कांग्रेस ने इन पर उपकार किया है, इनकी सरकार बनवाई है, तो साझा सरकार में है, इसलिए ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, मेरा रास्ता अलग है, कांग्रेस का रास्ता अलग है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, बात ये भी है कि ख़ास तौर से महाराष्ट्र और तेलंगाना, दो राज्यों की बात करें, यहाँ इतनी जल्दी में, इतनी तेज़ी में और इतने तीखे बयान और इतने जो है आक्रामक क्यों हो रहे हैं उद्धव ठाकरे और केसीआर भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, भाजपा के स्थानीय नेताओं के खिलाफ? उसका कारण ये है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से ही इनकी चुनौती है। जब तक केसीआर के सामने भारतीय जनता पार्टी की चुनौती तेलंगाना में नहीं थी, तब तक वो मोदी के और बीजेपी के दोस्त थे, उस खेमे में थे। तब वो गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों की एकता की बात नहीं करते थे, विपक्षी एकता की बात नहीं करते थे, बल्कि हर ऐसे प्रयास से दूर रहते थे। पिछले 7 साल में उन्होंने लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, खासतौर से केंद्र में। लेकिन अब तेलंगाना में चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक चुनौती के रूप में उभर रही है, तो केसीआर की दिक्कत बढ़ रही है। इसी तरह से महाराष्ट्र में मुंबई नगर महापालिका सहित जो है और कई स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं 2022 में ही, इसलिए शिवसेना की परेशानी है। शिवसेना की कोशिश है, ये है कि जो MVA है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, इसके तीनों घटक यानी शिवसेना, कांग्रेस और NCP मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे, तब बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। इसलिए शिवसेना कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बोल नहीं सकती।
लेकिन ममता बनर्जी की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, केसीआर की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, तो वो दोनों खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये मामला इतना उलझा हुआ है। उसके अलावा जो शिवसेना के लोगों का कहना है कि उद्धव ठाकरे के इस प्रयास का, जो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका देख रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसे प्रयासों में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे उनका मकसद कुछ और है। ये स्थानीय निकाय के चुनाव की तो बात है ही, उसके पीछे दो मकसद हैं। एक, राष्ट्रीय स्तर पर उनको लगता है कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व में कोई विपक्षी गठबंधन बनता है तो उसमें शिवसेना की भूमिका बहुत सीमित होगी। महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी बहुत सहज नहीं है शिवसेना के साथ। तो अगर ऐसा कोई गठबंधन बनता है, हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा कोई गठबंधन बनने वाला नहीं है, उसकी संभावना न के बराबर है, फिर भी मान लीजिए कि ऐसा कोई गठबंधन बनता है, तो शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को लगता है कि इसमें उनकी पार्टी की भूमिका बड़ी सीमित होगी। लेकिन अगर शरद पवार के नेतृत्व में ऐसा कोई गठबंधन बनता है तो उसमें शिवसेना की भूमिका ज़्यादा होगी, क्योंकि इस समय शरद पवार को भी उद्धव ठाकरे की ज़रूरत है। महाराष्ट्र की सत्ता का जो सुख एनसीपी और शरद पवार भोग रहे हैं, एक तरह से पर्दे के पीछे से जिस तरह से सरकार को चला रहे हैं, वो दोनों नहीं चाहेंगे कि उनका साथ छूटे। लेकिन दूसरी बात, उससे महत्वपूर्ण बात, जिस वजह से उद्धव ठाकरे इस राष्ट्रीय विपक्षी एकता के प्रयास में बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। दोनों नेताओं ने एक साझा बयान दिया और कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज़बरदस्त लहर है और भारतीय जनता पार्टी राज्यों के हक की उपेक्षा कर रही है, इसलिए राज्यों को अपने हक के लिए पार्टी के खिलाफ लामबंद होना चाहिए। लेकिन मैं जो दूसरी बात कह रहा था, दूसरी वजह जो शिवसेना की है वो है शिवसैनिक। शिवसैनिकों में जैसे जैसे ये सरकार का कामकाज आगे बढ़ रहा है, इसका कार्यकाल आगे बढ़ रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है। शिवसैनिकों को अब भी भरोसा नहीं है कि ये अलायंस चलेगा, ये सरकार चलेगी। उनको अब भी भरोसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे जिस रास्ते पर चल रहे हैं लंबे समय तक चलेंगे या चल पाएंगे। बल्कि दूसरी बात उनको ज़्यादा लगती है, उनको लगता है कि शिवसेना का मूल आधार जो है वो हिंदुत्व है और हिंदुत्व का पूरा मैदान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए खाली छोड़ दिया है। तो जिस एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ जीवन भर शिवसैनिक लड़े और ज़्यादातर समय बीजेपी से मिलकर लड़े, अब वो बीजेपी के खिलाफ और इन दोनों पार्टियों के साथ लड़ेंगे। तो ये बात उनके गले के नीचे उतर नहीं रही है। लेकिन कोई बोल क्यों नहीं रहा है? बोल इसलिए नहीं रहा है कि अभी सत्ता है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे ये बेचैनी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर तो जीत कर आएंगे, विधायक बनेंगे, तब सरकार की बात होगी। अभी सरकार है, सबको सुविधा मिल रही है, सबके लिए रास्ता आसान है, तो इसलिए बेचैनी तो है, विरोध कम है। सरकार का, सत्ता का लाभ जिनको ज़्यादा मिल रहा है वो ज़्यादा चुप हैं। जिनको सीधा सत्ता से लाभ नहीं है, किसी विचारधारा की वजह से, संगठन की वजह से, बाल ठाकरे की वजह से जुड़े हुए थे, उन लोगों में बेचैनी ज़्यादा है। तो केसीआर और उद्धव ठाकरे दोनों अपने अपने राज्य की जो ज़मीनी हकीकत है, जो अपने राज्य में चुनौती है और चुनौती मिल रही है बीजेपी से, तो उस चुनौती से निपटने के लिए, उससे ध्यान भी बटाने के लिए ये राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ये सिरे चढ़ने वाली नहीं है, लेकिन इससे होता ये है कि उनके मतदाता को, उनके कार्यकर्ता को ये लगता है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता की भूमिका और बड़ी होने वाली है, तो हमारे दिन और अच्छे आने वाले हैं। अगर कोई राष्ट्रीय गठबंधन बनता है, उसमें पार्टी शामिल होती है, सत्ता मिलती है, तो सत्ता में भागीदारी होगी, तो हमारे लिए रास्ते और खुलेंगे। तो जब ऐसी संभावना दिखाई देती है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, तब उनको लगता है कि इस समय जिसके साथ है, जो नेता है, उसके साथ बने रहें।
तब उनकी नीतियों को, उनके बयानों को और उनकी विचारधारा के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको लेकर सवाल कम करते हैं। तो अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ को उनको साधने के लिए ये कम से कम दोनों बल्कि तीनों, इसमें ममता बनर्जी को भी जोड़ लीजिए, ममता बनर्जी के यहाँ भी स्थिति यही है कि वहाँ राज्य में चैलेंजर, मुख्य चैलेंजर जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। उनको पता है कि 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 3 सीटें थीं, तब 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 18 लोकसभा सीटें जीती। अभी वो इस चुनाव में 2021 के चुनाव में विधानसभा की 77 सीटें जीती। 4-5 लोग चले गए हैं, तब भी 71-72 लोग हैं। तो इतने विधायकों के साथ लेकर लोकसभा में उसकी परफॉर्मेंस और बेहतर होने वाली है, ये डर अभी से सता रहा है ममता बनर्जी को। इसीलिए अपने पार्टी के अंदर जो विरोध, जो झगड़े हो रहे हैं, जो असंतोष है, उसको जितना हो सके दबाने की, उसको सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। उनको मालूम है कि अगर इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अभिषेक बनर्जी के दबाव में किनारे कर दिया तो 2024 में उनके लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है तो पहले तो लोकसभा सदस्य होने चाहिए। बिना लोकसभा सदस्यों की ताकत में, और अगर कोई विपक्षी, ये सब मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र में हाइपोथेटिकल है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको शायद रियल लग रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी दिल में जब बंद कमरे में बैठकर सोचते होंगे तो ये मानते होंगे कि ये रियल है। उनको भी मालूम है कि ये ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब अंधेरे में व्यक्ति को डर लगता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, गाना गाता है। कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ भगवान को याद करते हैं, लेकिन बोलता बहुत ज़ोर ज़ोर से आदमी अंधेरे में। क्यों बोलता है? डर को भगाने के लिए, ये अपने को समझाने के लिए कि मुझे डर नहीं लग रहा है। तो ये जो क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टीज़ राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा दिखा रही हैं, राष्ट्रीय राजनीति में जाने का अपना इरादा जता रही हैं, उनको मालूम है कि इतनी छोटी सी पूंजी, यानी छोटे से लोकसभा सदस्यों के राज्य को लेकर वो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पालने की बात या उसको हासिल करने की बात, केंद्र में सरकार बनाने की बात उनके लिए दूर की कौड़ी है। 42 सीटों में 18 तो पहले ही बीजेपी जीती हुई है, मान लीजिए इतनी ही आती है, तब भी 20-22 सीट लेकर आप 545 सदस्यों की लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं तो फिर आपको क्या कहना चाहिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ममता बनर्जी हो, केसीआर हो, उद्धव ठाकरे हो, स्टालिन को भी अपने राज्य की स्थिति, वहाँ बीजेपी उनकी चैलेंजर नहीं है, इसके बावजूद उनको ये डर है कि बीजेपी धीरे धीरे उसका जनाधार बढ़ रहा है। और उनको ये भी आशंका है कि जैसे जैसे राज्य में ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIDMK कमज़ोर होगी, बीजेपी के पांव पसारने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो इसलिए वो पहले से इस कोशिश में है कि बीजेपी को आगे बढ़ने ही न दिया जाए, आगे आने ही न दिया जाए। उनको पता चल गया है कि कांग्रेस का खेल ख़त्म हो चुका है, कांग्रेस के साथ जाकर उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। इसलिए रीजनलिज्म की बात हो रही है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है, ये राज्यों के अधिकार की बात हो रही है, गवर्नर के अधिकार को लेकर हो रही है। अब ये मांग उठने लगी है कि केरल से उठी है ये मांग कि राज्यपाल को हटाने की ताकत, उस शक्ति, अधिकार जो है वो राज्यों को मिलना चाहिए। और ये मांग क्यों उठ रही है? क्योंकि कई राज्यों में, चाहे केरल हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, राज्यपाल संवैधानिक सवाल उठा रहे हैं। राज्य सरकार जहां भी संविधान की मर्यादा लांघ रही है उसकी ओर इंगित कर रहे हैं, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, उसका मुद्दा उठा रहे हैं। इससे जो है ये मुख्यमंत्री, ये सरकारें असहज महसूस कर रही हैं। उनको लग रहा है कि राज्यपाल हमारे रास्ते की बाधा है, तो इनको हटाने के बाद ये भी मांग होगी कि इनको नियुक्त करने का भी अधिकार हमें मिले। तो गवर्नर बाधा है, केंद्र सरकार बाधा है। बात कुल इतनी है कि अपनी ज़मीन पर डरे हुए हैं।
बात यह है कि अपनी ज़मीन, अपने पैर के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, कुछ को खिसकने का डर है। उस डर से बचने के लिए इस तरह का शोर मचाया जा रहा है कि हम एक राष्ट्रीय विकल्प बना रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाने के लिए। फिर कह रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना ज़रूरी होता है कि हमारी ताकत घट नहीं रही है, बढ़ रही है। हमारी भूमिका न केवल राज्य में, राज्य से बाहर भी बढ़ने वाली है। लेकिन इस भुलावे में, इस झांसे में कार्यकर्ता और नीचे के नेता कब तक रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल इन पार्टियों के लिए है, क्योंकि आज जितना शोर मचा रहे हैं कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने के लिए, साथ रखने के लिए, लगातार जैसे जैसे समय बीतेगा इससे ज़्यादा शोर मचाना पड़ेगा। और एक समय आएगा कि फिर आप पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं होगा। तो वो समय कब आएगा? अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर आएगा। लेकिन इतना तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनौती अपने राज्य में बढ़ती हुई देखकर ये लोग राष्ट्रीय एकता की या विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। बाकी इनको विपक्षी एकता से न कोई मतलब है और न इनको पता है कि ये होने वाली है।